हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका BN प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको आज चैप्टर 5 जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। तो शुरू में तत्वों की खोज बहुत कम हो चुकी थी, तो उसका अध्ययन कर लिया जाता था। उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो फिर उन सबों के बारे में अध्ययन करना कठिन हो रहा था। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखकर वर्गीकृत किया। इसी को हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहला वैज्ञानिक जो थे जो कि तत्वों को एक जगह करने का काम किया, उनका नाम है डोबेरेनर साहब। तो डोबेरेनर साहब ने क्या किया कि तीन तीन समान गुण वाले तत्वों को एक साथ सजा करके एक सारणी तैयार किया। इसीलिए इसे तिर्यक नियम कहा जाता है। तो डोबेरेनर साहब ने समान गुण वाले तीन तीन तत्वों का एक समूह इस प्रकार बनाया जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोनों उसके किनारे वाले तत्वों के भारों का औसत होता है। मतलब यहाँ देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो यहाँ तीन तत्व को एक साथ रखा गया है। तो इसमें सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वह लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान को जोड़ के और दो से जब हम भाग करेंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। तो वही औसत सोडियम का द्रव्यमान होगा। इसी आधार पर डोबेरेनर साहब ने तीन तीन तत्वों की श्रेणी बनाया, लेकिन यह नियम जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसी को हम डोबेरेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन जो है डोबेरेनर साहब ने किया था। दूसरा है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, ऑक्टेट रूल। तो यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक प्रथम तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होता है। जैसे कि संगीत का जो धुन है सा रे ग म प ध नि सा, तो उसमें प्रथम का गुण और लास्ट का जो स्वर आठवें का होता है दोनों समान होता है। उसी प्रकार से अगर हम तत्वों को सजाए तो प्रत्येक आठवां तत्व जो होगा उसके नीचे रिपीट होगा, सातवां के बाद आठवां तत्व उसके नीचे रिपीट होगा और दोनों का गुण लगभग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसी को हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो इसको आपको पूछेगा कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड साहब ने किया था। अगला पॉइंट है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मतलब मेंडलीव साहब ने जो एक आवर्त सारणी बनाया वो किस आधार पर बनाया, उसका नियम क्या है। तो आवर्त सारणी में मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन का क्या मतलब है कि जब हम तत्वों को सजाएंगे तो
उसको परमाणु संख्या के नहीं बल्कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब समान गुण वाले तत्व पुनः दोहराते जाएंगे, एक के नीचे एक आते जाएगा। उसी को हम आवर्ती फलन गुण कहते हैं। मतलब तत्वों को अगर हम द्रव्यमान के आधार पर सजाएंगे तो एक निश्चित गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब वो दोहराते जाता है, और इसी को हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। अगला पॉइंट है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं। तो मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी बनाया उसमें दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है क्षैतिज कतार और दूसरा है उदग्र स्तंभ। तो क्षैतिज कतार किसको कहते हैं? मतलब बाएं से दाएं इस प्रकार से अगर हम कोई रेखा खींची तो उसको क्षैतिज कतार कहा जाता है। और जब कोई रेखा को ऊपर से नीचे अगर हम खींचते हैं तो उसको उदग्र स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि मेंडलीव साहब के सारणी में, उस आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या है? 7 है। और उदग्र स्तंभ जो है वो 9 है। तो आवर्तों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई और वर्गों की संख्या 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? तो 9 आप याद रखेंगे और आवर्त की संख्या 7 है। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 9 तथा आवर्तों की कुल संख्या 7 है। एवं आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को हम आवर्त कहते हैं तथा उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगला एक नोट है कि वर्ग 1A मतलब उसमें 9 जो वर्ग है तो उसमें 1 से 7 तक के वर्गों को उप वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब 1 तो 1A 1B, 2 तो 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B। इस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। तो वर्ग 1A के तत्व को, जिसको कहने का मतलब कि उसको आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग 1 के तत्व को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में अल्कली मेटल कहते हैं। तो कभी कभी आपको इंग्लिश में अल्कली नहीं लिख के हिंदी में ही अल्कली मेटल किसे कहते हैं पूछ देगा। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम वर्ग के तत्व को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? वर्ग 1 के तत्व कहते हैं या क्षार धातु के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से वर्ग 2A के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम इत्यादि को हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है कि वर्ग 6A जिसको 16 के तत्व भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 16 हो जाएगा। और मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात यदि हम करें तो वह 6A के
तत्वों को चालकोजन के नाम से जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और लेड पीबी। इसको सामूहिक रूप से हम चालकोजन के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है कि वर्ग 7A, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 17 कहा जाता है, तो वर्ग 17 के तत्व को या 7A के तत्वों को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन आते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में यूजुअली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, और स्टैटिन जो है रेडियो सक्रिय तत्व है, इसलिए 4 गो का प्रयोग किया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जिसमें आप याद रखिएगा कि जितना भी तत्व अभी तक ज्ञात है उन सभी तत्वों में फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला पॉइंट है कि वर्ग 0 या वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नोबल गैस भी कहते हैं। तो अक्रिय गैस कुल जो है आपको 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। तो इसको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आपको कहेगा कि आखिर के इसको अक्रिय क्यों कहते हैं, या उत्कृष्ट क्यों कहते हैं, निष्क्रिय क्यों कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो भी तत्व है वो अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पुराना चाहते हैं, यानी अपनी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन अगर वो हो जाता है तो अस्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सभी तत्व जो है अपना बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, नहीं तो साझेदारी करने का काम करता है। लेकिन जो अक्रिय गैस है उसके बाहरी कक्ष में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वह किसी तत्व दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए उसे हम निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं हो, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान में तो बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हीलियम की तो मात्र परमाणु संख्या 2 है और बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसका अष्टक पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी वह अक्रिय गैसों जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए उसको उसी श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्ग 1B के तत्वों को सिक्का धातु या मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं, जैसे एयू सोना, चांदी, कॉपर। एयू से सोना हो गया, एजी से चांदी और सीयू से कॉपर हो गया, तो इसको हम सिक्का धातु के नाम से भी जानते हैं या मुद्रा धातु के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है। मतलब मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी बनाया वो हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी रहा, उसकी क्या उपयोगिता हुई, उसके बारे में 1 नंबर पॉइंट है। तो तत्वों के नियमित अध्ययन में सुविधा हुआ, मतलब तत्वों का जो है क्रमवार अध्ययन करने में हमको काफी सुविधा हुआ। किससे? मेंडलीव की आवर्त सारणी से। दूसरा है नए तत्वों का पूर्वानुमान, मतलब कुछ तत्व खोज हो चुके थे और कुछ का खोज करना बाकी था, तो उसके पूर्वानुमान लगाया और उसी के अनुसार उसकी खोज हुई, उसमें भी सुविधा हुई। तीसरा है कि परमाणु द्रव्यमान में सुधार, मतलब यह देखा गया था कि परमाणु द्रव्यमान कुछ का
क्या है कि कम वाले को पहले रखा गया है, ज्यादा वाले को बाद में, लेकिन कुछ त्रुटियां के कारण ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले और कम वाला को बाद में रखा गया है। वो त्रुटि भी इससे सुधार हुआ। अगला है कि तत्वों की संयोजकता। तो तत्वों की संयोजकता का भी इससे पता चलता है। पांचवा है अनुसंधान कार्य में सहायता, मतलब नए तत्वों को खोज करने में भी काफी इससे सहायता मिली। तो 5 पॉइंट हो गए कि आवर्त सारणी की उपयोगिता। अलग फिर अगला पॉइंट है कि VVI काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या दोष है, क्या अवगुण है, क्या खामी है, क्या त्रुटि है या क्या सीमाएं हैं। 5 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जवाब सबका एक ही होगा। उसको सीमा कहिए, त्रुटि कहिए, दोष कहिए, अवगुण कहिए। तो इस प्रकार से मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या है। 1 नंबर में है कि हाइड्रोजन का स्थान, मतलब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन 2 तरह का व्यवहार करता है। 2 तरह का व्यवहार कैसे करता है। एक तो वर्ग 1 की तरह एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का काम करता है, और वर्ग 17 की तरह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का भी काम करता है। तो अब आप कहिएगा कि कहाँ पर वो ग्रहण करेगा और कहाँ पर त्याग करेगा। तो जब हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जब वह मिलता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का काम करता है, जैसे HCl, HF। लेकिन यहाँ पर उससे अगर अधिक विद्युत धनात्मक तत्व के साथ जब वो अभिक्रिया करता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने का भी काम करता है। इसीलिए हाइड्रोजन का स्थान जो है विवादित है। जैसे सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करेगा, NaH जब बनाएगा, वहां पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करेगा, KH के साथ ग्रहण करने का काम करेगा। लेकिन अगर इससे अधिक जैसे क्लोरीन है तो वहां पर ही देने का भी काम करता है। तो अब है आपको कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड का स्थान, मतलब आवर्त सारणी के बाहर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जो कि इस सारणी का दोष है। अगला है समस्थानिकों का स्थान। तो समस्थानिक किसे कहते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिकों के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई जगह खाली नहीं है। अगला है कि वर्ग 8 में 3 तत्वों को एक साथ रखा जाना। वर्ग 8 में जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो ये इतना दोष हो गया। अब अगला पॉइंट है कि मोसले की आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब समान गुण वाले तत्व एक के नीचे एक आते जाते हैं, दोहराते जाते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती जाती है। इसी को हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 तथा आवर्तों की संख्या 7 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। अब इसी को क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि वर्ग या आवर्त में कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों में समान है। तो मेंडलीव में भी समान है
और आपको आधुनिक में भी तब क्या है, आवर्तों की संख्या 7 दोनों में ही होते हैं। तो इस प्रकार से देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।